जी बेटा, अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन स्टार्ट को अगेन। और आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो लेट मी शेयर विद यू। हाँ जी बेटा, ये एल्गोरिदम अगेन आपके सामने लिखी हुई है इन सेशन शॉर्ट। मैं उसको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ अगेन कि हमारे पास एल्गोरिदम है इन सेशन शॉर्ट और उसमें एक अरे ए पास हो रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है फॉर जे टू टू ए डा लेंथ। ये हमारे पास जो आउटर लूप है, फॉर लूप है, वो टू से स्टार्ट होगा और ए डार लेंथ तक जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि ए एफ जे जो वैल्यू है वो उसको हम की डिक्लेयर कर देते हैं, वो की डिसाइड हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक मिड स्टेटमेंट है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है जिसमें हम जे माइनस वन को आई को असाइन कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा इंटरनल लूप है वाई। ये देखिए आप, उसके इंडेंटेशन से हमें पता चला कि ये इंटरनल है। ये नेस्टेड नेस्टेड लूप है। तो इस नेस्टेड लूप की टू कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि आई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और सेकंड कंडीशन है कि ए एफ आई शुड बी ग्रेटर देन की। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ये वाइल ट्रू होगा और ये इसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा। बॉडी के अंदर सिर्फ टू स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आपके सामने 6 और 7। और देखें कि ए एफ आई हम असाइन कर रहे हैं ए एफ आई प्लस वन को और फिर आई में एक डिक्रीमेंट कर देते हैं। जब ये वाइल से एग्जिट करते हैं तो हम स्टेटमेंट नंबर 8 पे चले जाते हैं, जो बेसिकली क्या है, ए एफ आई प्लस वन को हम की असाइन करते हैं। ठीक है। और इसकी वर्किंग थी वो आपने देखी थी कि किस तरीके से ये काम करती है। वो ड्राई रन आपको मैंने करवाया भी था और इसके अलावा मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी। और मैं अगेन कहता हूँ, एक दफ़ा आज फिर कीजिएगा, कोई भी 10 और नंबर लेके एक दफ़ा फिर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इट वुड बी फन, आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है लेकिन आई होप कि आप इसको इंजॉय करेंगे। ठीक है बेटा। तो अभी ये तो सेशन स्टार्ट का कोड मैंने आपके साथ दोबारा से इसको रिपीट कर दिया है। अच्छा, आज की बेटा क्लास में वी हैव टू फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ द इन सेशन स्टार्ट एंड फॉर दिस पर्पस we have to know about couple of terms. The first term is known as running time. ये रनिंग टाइम क्या होता है? ठीक है, कि हमारे पास जो टाइम, रनिंग टाइम बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो टाइम जो यूज होता है, रिक्वायर्ड होता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिदम। तो अब वो कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम उसको डिटरमिन करेंगे? हालांकि हम पेपर के ऊपर ड्राई रन कर रहे हैं एल्गोरिदम को, इवन कि हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं है, तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे वो जो रनिंग टाइम है उसको डिटरमिन करने का क्या तरीका है? ठीक है। तो इसको डिटरमिन करने का रनिंग टाइम जिसको हम कहते हैं, तरीका ये है बेटा कि उसमें आप काउंट क्या करेंगे? द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम ऑन अ पर्टिकुलर इनपुट इज द नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस और स्टेप्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है। किसी भी एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम होगा वो क्या है कि नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस और स्टेप्स एग्जीक्यूटेड। ठीक है, आसानी के लिए आप कह देंगे जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी वो उसका रनिंग टाइम होगा। ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको चीज़ को मैप करें आपके प्रीवियस जो कुछ 4 एल्गोरिदम्स हमने देखी थी पहले दो लेक्चर्स में, उसमें हम क्या कोशिश कर रहे थे? उसमें ये कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकें या काउंट कर सकें कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो यही रनिंग टाइम कहलाता है इसका। ठीक है। तो रनिंग टाइम तो एक बात तो होगी कि रनिंग टाइम हम कितनी से कौन सी स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चल रही है, ये हमें रनिंग टाइम से पता चल रहा है। अब हर जो स्टेटमेंट है उसकी कॉस्ट होती है, जो कि उसको उस या वो कॉस्ट इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज होती है कि वो कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। तो अब ये जो कॉस्ट रिसोर्सेज है, दीज रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द मशीन। ये मशीन के ऊपर, जो मशीन के रिसोर्सेज हैं वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं।
डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो चूंकि ये मशीन डिपेंडेंट हैं, तो ये हमारे जो एनालिसिस का जो माइंडसेट है उसके साथ मैच नहीं कर रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एनालिसिस है वो मशीन डिपेंडेंट ना हो, हम इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी कंसिडरिंग एनी मशीन, विदाउट कंसिडरिंग एनी लैंग्वेज, हम एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर सके किसी भी एल्गोरिथम का, ठीक है। तो फिर क्या हम करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट जो डिपेंडेंट हैं, तो इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो कॉस्ट है उसको वो वो है वो इंडिपेंडेंट है और उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सपोज ये करते हैं कि वो सी है वो एक्चुअली फिलहाल के लिए एनालिसिस के लिए वो तो हम उसको एज ए सी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्चुअली जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो ये जो कॉस्ट है वो हैंडल होगी अकॉर्डिंग टू द मशीन आर्किटेक्चर और मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और यहाँ पे जैसे अब आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन चार्ट आपको नज़र आ रही है, हाँ जी, इंस्ट्रक्शन चार्ट जो आपको बेटा नज़र आ रही है उसमें दो कॉलम है, एक कॉस्ट का कॉलम है, एक टाइम्स का कॉलम है। अब एल्गोरिदम को जब भी आपने रनिंग टाइम फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से करना है कि एल्गोरिदम के सामने ही आप कॉस्ट का एक कॉलम बना लें, एक टाइम्स का। अब जो C1 है, मतलब सर हर स्टेटमेंट की अपनी होगी? हाँ जी, हर हर स्टेटमेंट की अपनी तो उसके साथ एक कॉस्ट अटैच होगी जो कि मशीन डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो उसको जी। हमने हैंडल इस तरीके से किया है कि हमने उसको कहा है कि ये जो कॉस्ट है ये सपोज फॉर द टाइमिंग में कांस्टेंट फैक्टर है, और उसको हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कॉस्ट अटैच है वो C1 है, स्टेटमेंट 2 को C2। अब ये जो स्टेटमेंट 3 है ये बेसिकली क्या है, एक कमिट स्टेटमेंट है, और इस पे जो कॉस्ट है वो ज़ीरो है, ठीक है। ये क्योंकि ये कुछ नहीं कोई कंप्यूटर रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रही। ऐसे ही 4 स्टेटमेंट के लिए C4 हमने कह दिया, 5 के लिए C5 एंड सो ऑन अप टू सर C8। C3 आपने क्यों नहीं लिखा? बेटा C3 इसलिए नहीं लिखा कि ये जो स्टेटमेंट है ये कमिट है, ठीक अच्छा। है। तो ये कोई भी कंप्यूटर रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रही है, ठीक है। कोई मेमोरी नहीं होल्ड कर रही, कोई इनपुट आउटपुट नहीं कर रही, कोई प्रोसेसिंग टाइम इस्तेमाल नहीं कर रही, ओके ठीक है। तो सर। इसलिए हमने कहा कि तो इसकी हम कॉस्ट क्या है, फिर 4 वाले जी, को C3 नहीं ठीक है। कहेंगे, हम फिर उसको 4 ही कहेंगे। ठीक है, 4 वाली स्टेटमेंट को। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो दूसरा कॉलम है ना टाइम्स, ये टाइम्स वाला कॉलम, तो बेटा ये वही काम है जो हम प्रीवियस एल्गोरिथम्स में कर चुके हैं कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, कितनी दफ़ा चेक हो रही है, कितनी दफ़ा रन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि J2 to 8 आर लेंथ, ये 2 से स्टार्ट होगी और एन तक जाएगी, तो ये टोटल कितनी दफ़ा चलेगी ये स्टेटमेंट। एन टाइम ही ये बेटा चलेगी। एन टाइम चलेगी। तो अब आप कह सकते हैं सर ये तो N+1 टाइम क्यों नहीं चल रही, एन जी टाइम क्यों चल रही, क्यों चल रही है, पूछिए बताएं जरा। सर, हमने N+1, वो स्टेटमेंट होती है जो कंपेयर होती है और फाल्स हो जाती है। तो हाँ हम जो, क्या उसको काउंट नहीं करेंगे? हाँ लेकिन बेटा वो देखिए ना, इधर भी छोटी सी बात लिखी हुई है आपके सामने कि हम J2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जी। जे को 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है जो एक नंबर है वो नहीं है, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से जा रहे हैं तो एन तक जाएंगे। तो 2 से एन तक जो टोटल हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे N-1, जी ठीक है। ठीक है। और फिर आखिरी जो स्टेप जिसमें फॉल्स होती है तो वो डाल के तो टोटल एन हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गई बाकी सब लोगों को कि क्यों एन है, ये एन प्लस क्यों नहीं है। अगर J1 से स्टार्ट होता तो हम फिर हाँ N+1 लिखते, लेकिन हाँ अब हाँ J2 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर N, सिर्फ N लिखे रहेगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल, शाबाश, ठीक है। ऐसे ही स्टेटमेंट नंबर 2 है, और हमें पता है कि जो लूप के जो अंदर स्टेटमेंट्स आती हैं वो लूप के हेडर से एक दफ़ा कम ही चलती हैं। वो रीज़न आपको कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, अब आप आई होप कि आप सबके जहनों में पक्का हो गया होगा। तो ये अंदर वाली जो स्टेटमेंट है ये N-1 टाइम एग्जीक्यूट होगी, और ये जो कमेंट्स हैं ये भी N-टाइम इसको चेक किया जाएगा, ठीक है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी N-1 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगी।
अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है और जो समझने वाला है, वो लास्ट टाइम भी स्टूडेंट आई फेल्ट के इस पॉइंट के ऊपर कोई ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे कि हाउ टू डील द नेस्टेड लूप। ठीक है, जी सर। तो हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था कि इस नेस्टेड लूप के चक्कर को समझने के लिए आपको वैसे नेस्टेड लूप जो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। अगर तो आपके कंसेप्ट बड़े सॉलिड हैं इस चीज़ के ऊपर, तो आपके लिए बड़ा इजी है कैलकुलेट करना। अगर आपके वो कंसेप्ट वीक हैं तो फिर इश्यूज हैं। तो अगेन मैं आपको इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब फर्ज करें कि हमारे पास ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। ठीक है, तो अब देखेंगे जो आउटर लूप है ना, अगर वो एग्जीक्यूट होता है और उसकी फर्स्ट आइट्रेशन है, तो हो सकता है ये जो इनर लूप है ना, ये इस बाहर वाले की एक आइट्रेशन के लिए 2 दफा चले। ठीक है, फिर जी क्या होता है, फिर हम वापस जब फॉर लूप की बॉडी के ऊपर, इसके हेडर के ऊपर जाते हैं, यानी कि बाहर के दूसरे चक्कर के लिए, तो हो सकता है कि ये जो वाई लूप है ना, ये अगली दफ़ा 4 दफ़ा चले। ठीक है, फिर फर्ज करें कि जो हमारा हम फार लूप के हेडर पे दोबारा जाते हैं तीसरी दफ़ा, हो सकता है कि फार लूप के तीसरे चक्कर के लिए जो वाई लूप है वो 5 दफ़ा चले। ठीक है, तो आपने ये जो मैं छोटा सा टेबल आपके सामने बनाया है, इसमें जो रिलेशनशिप है उसको समझना है कि बाहर का लूप कितनी दफ़ा चले तो अंदर का लूप कितनी दफ़ा चलेगा। अच्छा, ये जो मैंने ये जो वैल्यू 2 4 5 लिखी है ना, ये नंबर ऑफ टाइम्स है वाई लूप के, कि वाई लूप कितनी दफ़ा चलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो 1 2 3 लिखा है, ये कितनी दफ़ा फार लूप कितनी दफ़ा चलेगा नहीं है, बल्कि ये मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ आइट्रेशन, कि ये कौन सी आइट्रेशन है। तो एक का मतलब है कि ये पहली आइट्रेशन है, तो 2 का मतलब है कि ये दूसरी आइट्रेशन है, 3 का मतलब है कि ये तीसरी आइट्रेशन है। और ये जो इंटरनल लूप है, वो पहली आइट्रेशन के लिए 2 दफ़ा चलेगा, दूसरी के लिए 4 दफ़ा चलेगा, तीसरी के लिए 5 दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो जी अब सर। मैं इसको कुछ कैसे अब इस आई होप कि आप इसको पिक कर लेंगे। तो फर्ज करें आप इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आप घर में हैं और एक आपका एक छोटा भाई भाई है, वो बड़ा माशाल्लाह खाने पीने में बड़ा है तेज। तो वो क्या होता है कि आप सुबह उठते हैं तो एक पराठा खाते हैं। ठीक है, तो आपका भाई जी 2 पराठे खा लेता है। ठीक है, तो आप दोपहर को आप फिर एक चपाती खाते हैं, तो आपका भाई 4 खा जाता है। तो शाम शाम को आप फिर एक खाते हैं, तो वो 5 खा जाता है शाम को। तो आपके भाई ने टोटल में कितनी चपातियां टोटल मिला के एक दिन में खाई? 2 4 5। हाँ, 2 4 पाँच 5 चार दस नौ दस 11। 11। और आपने आपने कितनी खाई? 3। हाँ, आपने 3 खाई और उसने 11 खाई। ठीक है, जी ये रिलेशनशिप, हाँ ये रिलेशनशिप समझ गई है। तो यही रिलेशनशिप ऐसी है कि जो फार लूप कितनी दफा चला, 3 दफा जी अकॉर्डिंग 3 टू दिस दफा। टेबल। और इसमें हम वो जो आखिरी चक्कर काउंट नहीं अभी कर रहे। ठीक है, आखिरी चक्कर काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो फार लूप कितनी दफा चला 3 दफा। 3 दफा। और वाइल लूप कितनी दफा चला? वाई लूप 11 दफा 11 दफा। चल गया। हाँ शाबाश, ये आई होप कि आप अपनी इस चीज को पिक कर दिए। ठीक है, जी अच्छा, अब ये जो 11 दफा चला है ना, 11 दफा, तो आप इसको एन एन की टर्म में कैसे लिखें? एन एन की देखना, हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो अभी हमने कोशिश करनी है कि जेनेरिक एनालिसिस हो, इसमें हम 5 7 8 10 ना बताएं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ एन बात करें, ताकि वो एन अगर यूजर उसको चेंज भी करना चाहे, बड़ा हो छोटा हो, कोई फर्क ना पड़े, एक जेनेरिक हो हमारे पास एनालिसिस। ठीक है, तो अब हमने उस 11 को एन में कन्वर्ट करना है। वो 11 को एन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? ठीक है, तो अगर मैं इसको इसको करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है कि फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये जो आपकी जो पहली रोटी थी ना, उसको मैं
तो मैं कह देता हूँ कि वो T1 है, ठीक है। उससे जी। आपके भाई, उसके भाई ने 2 खाई, ठीक है। दूसरी जो है उसके ऊपर 4 है, ठीक है। लूप के तीसरे चक्कर के लिए, फॉर लूप के तीसरे चक्कर के लिए वाई लूप 5। कितनी, 5, 5 दफा चलेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने कहना कि मुझे टोटल बताओ कि टोटल जो आपका भाई है उसने कितनी रोटियां खाई, या टोटल मुझे बताओ कि जो वाइल लूप है वो कितनी दफा चला। तो मैं क्या करूंगा, T1 T2 T3 को ऐड कर दूंगा, और अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो वो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 11 ही आएगा, ऐसे ही है, जी ठीक सर। है। अब ये जो T1 T2 T3 है, अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड का बंदा हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे यार मैथ की फॉर्म में बताओ, तो मैं क्या उसको मैथ की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ कि 1 1 2 3 समेशन 1 2 3 T। अब ये T अभी तो लिखा जाएगा, हाँ जी। आप बताएं, समेशन 1 2 3 T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 11। तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कोई इशू है, आपको कोई चीज समझ नहीं आई? और इसको मैं टी, इसको फर्ज करें, मैं और आसानी के लिए कह देता हूँ कि ये जो ना इंडेक्स है वो जे है, तो मैं जे का नाम दे देता हूँ, और इसको भी टी जे कह देता हूँ, ठीक है। इसको मैं टी जे कह देता हूँ। हाँ जी, कोई इशू है बेटा इस स्टेटमेंट में तो बताएं, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बताएं। 3 मेरे पास थी, इन जो वाइल लूप कितनी दफ़ा चला उसको मैं T1 T2 T3 कह दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको समेशन की नोटेशन में लिखूँ, तो मैंने एक समेशन की नोटेशन बनाई, वो जे इंडेक्स का नाम दे दिया, उसको मैंने 1 से स्टार्ट किया और 3 तक जाएगा, और टी एफ जे का मतलब है कि T(1) T(2) T(3), जो कि आगे लिखा हुआ है, आगे ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। आगे समझ इस चीज़ की बेटा, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप। अच्छा, मतलब कि हमने इसको जेनेरिक मतलब कि हमने इसको जेनेरिक कर दिया कि हमने सपोज कर लिया कि T2 था, तब चला 2 टाइम्स चला, T1 पे 2 टाइम्स चला, 3 पे 4 टाइम्स, तो इसलिए हमने उसको सम करके ऐसे लिख दिया हाँ एन की फॉर्म में। हाँ, अब तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 5 है, तो बेटा यही सेम जो हमने नोटेशन है यहाँ पे इस्तेमाल की है, ये समेशन J2 to N, ये जो फॉर लूप है कितनी दफ़ा चलेगा, जे, ये जो फॉर लूप है 2 to N चल रहा है, तो ये जो वाइल है, ये जो वाइल भी कितनी दफ़ा चलेगा, 2 से लेकर N तक चलेगा, ठीक है। इसके 2 से लेकर N तक के लिए टी जे, यानी कि वाइल T(J)2 पहली दफा कितनी दफा चला, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, अप टू N टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बाउंड्री इसकी सबमिशन की जी आई कि J2 से स्टार्ट होगा और N तक जाएगा, T(J)। तो T(J) का मतलब ये है कि हमारा वाइल लूप जो है, हर इंटरनल जो वाइल लूप है, हमारा नेस्टेड लूप है, वो फार लूप के हर चक्कर के लिए कितनी दफा चला। फार लूप का एक चक्कर लगा, पहला चक्कर लगा तो वाइल लूप 10 दफा चला, फार लूप का दूसरे चक्कर में वो 5 दफा चला, फार लूप के तीसरे चक्कर में वो 2 दफा चला, फार लूप के चौथे चक्कर में वो 10 दफा चला, ठीक है। तो हमने वाइल लूप के फिर सारे चक्रों को इकट्ठा करके यहाँ पे मेंशन कर दिया कि टोटल जो वाइल लूप के चक्कर हैं वो कितने हैं, ठीक है बेटा। ये एक पूरा एनालिसिस का, सेशन स्टार्ट के एनालिसिस का ये एक छोटा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, और अगर आपने इसको पिक कर लिया तो वो एनालिसिस इज वेरी, ठीक है, कोई बाकी पर इशू रह ही नहीं जाता है, बस ये एक छोटा सा एक्सक्यूज मी पॉइंट है। सर। और वो ये पॉइंट ये है कि एक्सक्यूज माइल कितनी दफा चला। जी बेटा, मी सर। जी बेटा।
सर बेसिकली हम ये सपोज ही कर रहे हैं क्योंकि ये वाइल लूप जितनी दफा चलेगा ये डिपेंड करता है डाटा पे। हाँ तो हम जी। ये सपोज कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि वो पहले फार के जब पहला चक्कर था तो उस वक्त दफा वो 2 दफा चले। तो हम जब हाँ अगर इसको j इज इक्वल टू 2 to n अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो T2 प्लस T3 प्लस T4 इस तरीके से आएगा। लेकिन बिल्कुल हमें ये नहीं पता कि T2 या T3 इसमें वैल्यूज क्या होंगी, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। ऐसे ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो थैंक हम यू सर। हमें नहीं पता कि मतलब कि वाइल लूप 0 दफा चलेगा, 1 दफा चलेगा, 50 दफा चलेगा, 100 दफा चलेगा। ये सारा डिपेंड करेगा डाटा इनपुट जो हमारा आएगा ना डाटा उसके जी ऊपर। वो आपने देख भी लिया है कि जब हम इसका ड्राई रन किया था पिछली क्लास में, जब ने हमने सेशन स्टार्ट का ड्राई रन किया था, तो आपने देखा था कि फार लूप के जो 5 चक्कर वहां पे हैं, तो उसमें देखा था कि कई दफा वो जस्ट एक एक मूव कर रहा है, कई दफा वो दो जी दफा मूव कर रहा है, कई दफा 5 हमारे वो मूव हो रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि डाटा किस तरह का है और उसमें क्या है। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको जेनेरिकली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ जो है वो डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमने बस इसको गेज किया है मैथमेटिकली, उसको मैथमेटिकली कैप्चर किया है कि वो जितना जितनी भी दफ़ा होगा तो वो हम मैथमेटिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब मतलब कि क्वेश्चन है कि ये जो वाइल की बॉडी है ये कितनी दफ़ा चलेगी। बेटा ये जो वाइल की बॉडी है ये वाइल की हेडर से 1 दफ़ा कम चलेगी, ऐसे ही है। तो हमने ये देखिए इसको -1 यहाँ पे कर दिया है। जो भी हमारा रिजल्ट था इसकी इसकी इसके हेडर का, उसमें से एक कम कर दिया। इसी तरह ये जो स्टेटमेंट नंबर 7 है वो भी 1 दफ़ा कम चल रही है। ठीक है, तो ये बेटा ये तीनों जो थी स्टेटमेंट ये रिलेटेड थी विद वाइल। ठीक है, अब जो आखिरी स्टेटमेंट है वो वाइल का हिस्सा नहीं है वो, बल्कि फॉर लूप का हिस्सा है और उसकी आखिरी स्टेटमेंट है। और आप देख भी सकते हैं, तो ये जो चूंकि फॉर लूप का हिस्सा है तो ये n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। इन लूप्स को हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग उसको इनर लूप को टी का नाम दे दिया और आउटर को एन का। और कौन सी स्टेटमेंट किसके अंदर है वो इंडेंटेशन बता रही है। ठीक है, ये इंडेंटेशन जो है ये टैब या स्पेस जो इस्तेमाल हो रही है ये बता रही है। अब ये जो वाइल है तो ये दो स्टेटमेंट जो वाइल के अंदर आ रही हैं, तो ये वाइल के अंदर जो इंटेंडेड है। ठीक है, और लेकिन ये देखें ये आखिरी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट और वाइल की स्टेटमेंट और आई स्टेटमेंट और कमेंट्स और की, ये सारी की सारी सेम लेवल पे हैं और ये सारी की सारी फॉर लूप के अंदर आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो चीज़ें अब हैं जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं ये बार बार मुझे आपको रिपीट नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक हो गया बेटा? तो ये सर, हमारे जी। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर हम वाइल का जो टी कह रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें जो टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसे कौन ही है ना? सी? सर जब वाइल का हमने टाइम निकाला है जिसमें हमने सिंपली बस टी जे लिखा है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट का भी टाइम इसके अंदर इंक्लूड है। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए हमने फिर उससे नीचे वाली स्टेटमेंट 6 वाली स्टेटमेंट को हमने कहा कि इसमें से एक काम कर दो। बिल्कुल। ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने ये जो टाइम्स है टोटल ये टाइम है इसको सम करना है। ये सारा जो टाइम है ना इसको क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है, ताकि हम बता सकें कि जो हमारी इंसर्शन स्टार्ट है उस पर टोटल कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये देखिए इसको सम करने का टोटल टाइम, ये जो टी जो है ना ये रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम टी। और ये एन है ये इनपुट साइज है कि हम उसको कितना डाटा पास कर रहे हैं, कितने नंबर 10 है, 100 है, 1 मिलियन है, 1 बिलियन है, कितने हैं। ठीक है, ये एन उसको पास कर रहे हैं और इसको अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखिए जो पहला है हम क्या करेंगे, C1 × n। तो पहली स्टेटमेंट है उसका जो टोटल टाइम हम लिखेंगे, कॉस्ट को टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 × n हो जाएगा। ठीक है, उसको ऐड करेंगे विद द C2, ये हमारे पास C2 है × n-1। ठीक है, ये C2 n-1 ऐसे ही, चूंकि C3 0 है तो वो उससे जो मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको मेंशन नहीं कर रहे। यहाँ पे C4 को n-1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, और C5 को फिर समेशन टी जे से
फिर C6 को समेशन Tj-1 से फिर प्लस कर रहे हैं C7 को समेशन Tj-1 से, और आखिरी स्टेटमेंट जो है उसको हम C8 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं n-1 से। सर ये तो सिंपली लिख दिया हाँ, प्लस करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लस ही तो कर रहे हैं, टोटल जमा ही तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे उसमें, ठीक है। तो सारे इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कोई फाइनल स्टेटमेंट हो? हाँ अभी होगा, सारा कुछ होगा, अभी देखें क्या होता है। अब आप देखें कि इवन फॉर इनपुट्स ऑफ गिवन साइज एंड एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम may depend upon which input of that size is given. For example, in insertion sort, the best case occurs if the array is already sorted. अच्छा, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे चांसेस है बेटा कि हमारे पास एनालिसिस के 3 केसेस हैं, बेस्ट केस है, एवरेज केस है और वर्स्ट केस है, ठीक है। हमारा मेन फोकस वर्स्ट केस के ऊपर है, लेकिन हम एवरेज जो बेस्ट केस है उसको भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन हमारा फोकस होगा वर्स्ट केस के ऊपर। अब क्वेश्चन है कि जो हमारी इंसर्शन सॉर्ट है वो बेस्ट केस कब होगा। बेस्ट केस का मतलब ये है कि वो कम से कम टाइम ले, यानी कि उसका जो रनिंग टाइम है वो सबसे कम हो, मतलब जब भी वो चलेगी तो वो सबसे कम रनिंग टाइम उसका पे जब चलेगी तो हम कहते हैं कि ये उसका बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट केस है। वो कब होगा? वो तब होगा जब जो इनपुट डाटा है, जो हम उसको डाटा पास कर रहे हैं, वो पहले से सॉर्टेड हो। जो लिस्ट उसको पास की जा रही है फॉर सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्ट को जो डाटा पहले से सॉर्टिंग के लिए पास किया जा रहा है वो पहले से सॉर्टेड हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो उसका बेस्ट केस है। तो कैसे? फर्ज करें ये चूंकि इंसर्शन सॉर्ट इसका कार्ड्स के साथ लिंक है, मैंने आपको बताया भी था। फर्ज करें आपके पास कार्ड्स हैं और आप उसको जब सीधा करते हैं तो वो कार्ड्स हैं 1 2 3 4 5, वो एक तरतीब के साथ है, सॉर्टिंग के साथ है। तो आपका कितना टाइम लगा? आपने जस्ट एक नज़र ही देखी और काउंट किया 1 2 3 4 5, वो पहले सॉर्टेड है, आपका जीरो टाइम मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम टाइम में आपने उसको एनालाइज कर लिया कि आपके पास जो है ना वो डाटा सॉर्टेड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है। इसी तरीके से जब हम इंस्ट्रक्शन सॉर्ट की बात करेंगे इन गिवन सिनेरियो, तो उसमें क्या होगा कि जब अब आपने मुझे जरा सोच के बताना है। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। अच्छा, आपने मुझे बेटा ये बताना है कि जब डाटा पहले से सॉर्टेड होगा तो फिर वाइल लूप क्या करेगा? वाइल लूप कैसे काम करेगा या नहीं करेगा? पहले से सॉर्टेड होगा अगर, तो फिर वाइल लूप की क्या एक्टिविटी होगी? जरा सोच के मुझे बताएं। सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगी सीक्वेंस के साथ, तो फिर फिनिश हो जाएगा। एग्जीक्यूट ही नहीं होगा सर, एग्जीक्यूट नहीं होगा उसकी लूप। फॉर एग्जांपल अगर 4 ग्रेटर देन आई, अगर 4 है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेकिन ए 4 ग्रेटर देन की नहीं होगा, यानी ये वाइल लूप नहीं चलेगा, सिर्फ 8वीं स्टेटमेंट चलेगी। और वो क्या करेगा, वो जो ऑलरेडी की में मौजूद वैल्यूज होती हैं वो बस उसी को जो है वो दोबारा से रखता जाएगा। हाँ शाबाश। यानी कि जब हमारे पास क्या होगा, डाटा पहले से सॉर्टेड होगा तो वाइल लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। वो रीज़न ये है कि उसकी जो सेकंड उसकी स्टेटमेंट है, उसके कंडीशन है, वो हमेशा फॉल्स ही रहेगी, और उसका जो हमारे पास नतीजा ये निकलेगा कि वाइल लूप चलेगा नहीं, और हमारे पास जो काउंट्स हैं वो सिर्फ कहाँ पे होंगे? वो सिर्फ हमारे पास फॉर लूप के होंगे। तो इस सारे सीन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो C5 है, C6 है और C7 है, ये चलेगा ही नहीं। तो ये सारा तीनों जो हमारे पास टर्म्स हैं, तीनों की तीनों 0 हो जाएंगी। तो फिर बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा ये पहली 3 और आखिरी 1। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे नीचे T(n), तो इसमें भी C1n प्लस C2n-1, C4n-1, C5 इंटू n-1 और C8 इंटू n-1 रह जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसमें n को कॉमन कर रहे हैं, तो n को हमने कॉमन यहाँ पे ले लिया है, तो बाकी हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C8 है,
और माइनस हमने जितनी भी कॉस्ट की जो टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लिया जिनमें n नहीं शामिल था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्म आ गई है ये वो कुछ इस तरह की आई है, an+b टाइप। ठीक है, तो ये जो सारी कॉस्ट की स्टेटमेंट्स हैं इसको हम सपोज करते हैं कि ये कांस्टेंट है और उसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n एज इज आ जाएगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और फिर अगेन हमारे पास कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है हमारे पास, फाइनल फॉर्म जो आएगी वो an+b की फॉर्म में आएगी, और इसको लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। जैसे ये देखें, ये मैंने एक आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ, अब जैसे भी मेरी ड्राइंग है उसको आप एक्सेप्ट करें। जब लीनियर फंक्शन होगा ना तो एक इस तरह की लाइन बनेगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और वाई, यानी कि अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस पे बढ़ रही है तो वो चीज़ वाई एक्सिस पे भी बढ़ेगी, और उसका जो लाइन है वो इस तरीके से बनेगी, स्ट्रेट लाइन इस तरह होगी, वो एक्सिस के जो बेस है वहाँ से निकलेगी और सीधी। ठीक है, तो अब इस लीनियर फंक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिजल्ट है या फाइनल जो टाइम है वो इस बेस्ट जो केस है उसके ऊपर लीनियर है, एन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 एलिमेंट्स हैं, 100 हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो उसके पास ऊपर उतना ही टाइम लगेगा 100 का। अगर हमारे पास 500 है तो 500 टाइम लगेगा, अगर हमारे पास 1 मिलियन है तो 1 मिलियन ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप को, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लीनियर है ये सेकंड बेस्ट केस में तकरीबन आ जाता है। फर्स्ट बेस्ट केस ये होता है कि कांस्टेंट हो, कि कुछ भी हो, जितना मर्जी हम डाटा दें, 10 नंबर दें, 100 दें, 1000 दें, 5000 दें, हमारी जो एल्गोरिदम है ना वो 5 सेकंड में या 5 स्टेप में वो सब डाटा सॉर्ट कर दे। इसको कहते हैं कांस्टेंट टाइम। तो अभी तक ऐसी कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है जो हमें कांस्टेंट टाइम में कुछ भी करके दे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल एल्गोरिदम्स हैं वो हम देखेंगे, वो जो काम करती हैं वो लीनियर टाइम के अंदर, कि जितना डाटा हो उतना ही टाइम लेंगी। तो जो इंसर्शन सॉर्ट है जो भी हमने देखी है, ये भी बेटा लीनियर टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होती है ओनली व्हेन इट इज़ इन बेस्ट केस। ठीक है, बेस्ट केस में तब होता है जब डाटा पहले से सॉर्टेड हो, उसको कुछ भी ना करना पड़े, फिर भी ये लीनियर टाइम लेती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसका लीनियर टाइम when it executes having sorted data। अब एक और केस डिस्कस करते हैं। वो केस बेटा ये है कि फर्ज करें सर हम इसका कहेंगे लीनियर फंक्शन एन है। हाँ, अब इसकी बेटा दूसरी बात, अब ये तो बेस्ट केस हमने डिस्कस कर लिया और हमें पता चला कि उसमें एन टाइम लेती है। तो अगर हम क्या करें, हम अपने डाटे को रिवर्स सॉर्ट कर दें, जो डाटा है वो रिवर्स सॉर्टेड फॉर्म में है, तो फिर क्या होगा? अगर जो इनपुट डाटा हम दे रहे हैं वो रिवर्स सॉर्टेड फॉर्म में, यानी कि एक तो था हमने सॉर्टेड फॉर्म में दिया तो हमें पता चल गया कि एन, तो अगर रिवर्स सॉर्टेड फॉर्म में दें तो फिर सर हम रिवर्स सॉर्टेड को फिर जो है वो लीनियर करना चाह रहे हैं ना, तो फिर तो वो लूप चलेगी वाइल वाली। हाँ जी, जब बेटा हमारा रिवर्स सॉर्टेड फॉर्म में डाटा होगा ना तो वाइल लूप बेचारा हर दफा चलना पड़ेगा उसको, क्योंकि रिवर्स सॉर्टेड फॉर्म में हमें हर एलिमेंट को उसकी जगह पे प्लेस करना पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं है। रिवर्स सॉर्टेड फॉर्म में क्या होगा, क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अपनी जगह पे नहीं है तो हमें हर एलिमेंट को मूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि वाइल लूप डेफिनेटली हर दफा चलेगा, लेकिन हमने बेस्ट केस में देखा कि वाइल लूप नहीं चल रहा था। ठीक है, किसी केस में भी नहीं चला। ऐसे ही अब जो वर्स्ट केस होगा उसमें यही होगा कि हमारा जो वाइल लूप है वो हर दफा चलेगा। ठीक है, तो अब हमने अभी बात की है वर्स्ट केस की, उसका एनालिसिस हमने किया भी है। तो बेटा ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, ये अगर आप स्टेट मैथ में भी हमने देखे थे, तो खैर अभी भी आप इसको देख लें। तो ये दो फार्मूलाज हैं।
तो ये इसके इसका इसका जो प्रूफ है वो नेट पे अवेलेबल है, आप उन फार्मूलाज को लिखें तो वो आपको उसका प्रूफ जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगर समेशन जो है वो J2 से स्टार्ट हो रही है, एन तक जा रही है J, तो उसका जो फार्मूला है, उसका क्लोज फार्मूले जो हमने स्टडी किए थे, उसका जो फार्मूला वो ये है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास फार्मूला है, अगर समेशन J से 2 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है और J माइनस वन है, तो उसका बेटा फार्मूला है n इंटू एन माइनस वन ओवर टू। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हैं। ये समेशन का चैप्टर जो डिस्क्रीट में था वहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं इसका प्रूफ, और इसका प्रूफ नेट से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, हम जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दो फार्मूलाज हैं और ये क्या फार्मूलाज ये गिवन है, इनको हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हमने बात ये की है, ये हमारा वर्स्ट केस है। तो वर्स्ट केस में है कि वाइल लूप चलेगा, हर दफ़ा चलेगा। तो जब हमने एनालिसिस किया था पीछे, तो अगर आप याद करें तो C1n प्लस C2 इंटू एन माइनस वन प्लस C4n माइनस वन प्लस C5, उसके बाद ये देखें कि अब ये हमारे पास एक नई चेंज आ चुकी है, एक अपडेट हो गया। तो अपडेट हमने क्या किया, यहाँ फार्मूला से जहाँ किया। ठीक है, instead of writing in summation J2 to n of Tj, we just wrote here n into n plus 1 divided by 2 minus 1। और ये कैसे हुआ, ये गिवन फार्मूला की मदद से हमने इसको इस फॉर्म में लेके आए। ठीक है जी, ऐसे ही जो Tj माइनस वन था उसको हमने रिप्लेस किया है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और ऐसे ही Tj माइनस वन समेशन Tj माइनस वन को रिप्लेस किया हमने n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, बाकी सब कुछ जी बेटा। सर हम ये कह सकते हैं कि ये फार्मूला तभी लगेगा जब वर्स्ट केस होगा, और इस तरह का क्राइटेरिया अगेन है जब J इक्वल 2 होगा और समेशन में आगे J होगा, ऐसा है होता है सर? इसको इस फार्मूले को वर्स्ट केस के साथ अटैच ना करें, ये फार्मूले का वर्स्ट केस के साथ कोई तल्लुक नहीं है। ये फार्मूला तब लगेगा जब हमारे पास हमारी जो टर्म है वो इस फॉर्म में लिखी होगी, वो बेस्ट केस हो वर्स्ट हो कैसा, उससे कोई गर्ज नहीं है। वैसे हमें उससे गर्ज ही नहीं है कि ये फार्मूला वर्स्ट में आएगा बेस्ट में आएगा। जब ये जो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, अगर ये कहीं पे भी अवेलेबल होगी तो हम उसका राइट हैंड साइड उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि क्योंकि ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ठीक है, तो हम इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई बेस्ट वर्स्ट से कोई लेना देना नहीं। ओके सर। अब जब ये हमने ये दो चेंजेस कर दिए तो अब हमारे लिए अगेन बड़ा आसान हो गया। अब हम इसमें से n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, इसमें n को कॉमन ले लेते हैं, और जो सिर्फ कॉस्ट वाली जो साइड्स हैं, जो कांस्टेंट हैं, वो उनको सबको अलग कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो इक्वेशन डेवलप हो रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो रही है। अगर आप देखते हैं यहाँ an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ठीक है जी, और ये हमारे पास इस पोलिनोमियल स्टेटमेंट्स हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि वर्स्ट केस के अंदर क्या होगा कि हमारा हम अगर इनपुट अगर बढ़ाएंगे तो जो टाइम है वो डबल बढ़ेगा, 2x बढ़ेगा। ठीक है, अब वर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर इनपुट बढ़ाएंगे तो टाइम डबल बढ़ेगा। लीनियर जो पिछला बेस्ट केस में था उसमें था कि जितना टाइम बढ़ेगा, जितना डाटा बढ़ेगा उतना ही टाइम बढ़ेगा। ठीक है, फर्ज करें आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि आप बैंक में जा रहे हैं बिल जमा करवाने, और उस बैंक में जो काउंटर है उस पर जो बंदा बैठा है वो 1 मिनट में एक जो कस्टमर है उसको डील करता है। ठीक है, तो ये जो 1 मिनट में एक कस्टमर डील करेगा तो वो क्या है कि वो लीनियर टाइम है। ठीक है, जितने कस्टमर होंगे उतने मिनट लग जाएंगे। ठीक है, फर्ज करें एक और बैंक है, वो फर्ज करें सरकारी बैंक है, तो वहां पे जो बंदा बैठा है ना वो एक कस्टमर को 2 मिनट में डील करता है। ठीक है, तो वो जितने बंदे होंगे तो टाइम कितना लगेगा, डबल, उससे डबल लगेगा ना। अगर 10 बंदे हैं तो 20 मिनट लगेंगे, अगर 20 बंदे हैं तो 40 मिनट लगेंगे। तो अब ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि जो बेस्ट केस है
उसमें टाइम है n लीनियर, यानी कि जितना डाटा आएगा उतना टाइम लगेगा। और जो वर्स्ट केस है उसमें क्या है, डबल टाइम, यानी कि वर्स्ट केस में क्या होगा कि जितना डाटा होगा उससे डबल टाइम लगेगा। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास हमने डिस्कस कर लिए हैं 2 केसेस। ठीक है। सर इसका मतलब n स्क्वायर होगा वर्स्ट केस का टाइम? हाँ जी, वर्स्ट केस का टाइम n स्क्वायर होगा? बिल्कुल, वर्स्ट केस का टाइम n स्क्वायर होगा। का तो n है, इट इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n। क्या कह रही हैं? सर ये जो लाइन है जिसपे आपने अंडरलाइन किया हुआ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, और उसके नीचे है इट इज दस ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n। क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n है ना, क्वाड्रेटिक। n क्या है? n बेटा हमारे पास है इनपुट, n अच्छा हमारे पास अच्छा, क्या है, इनपुट है। इनपुट का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, इनपुट साइज का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, टाइम इसका n स्क्वायर ही लगेगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मेरे पास है कि वर्स्ट केस रनिंग टाइम हम क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके कुछ रीज़न दिए हुए हैं, मैंने आपको ये बताए हुए हैं सिंपली, तो आप इसको एक दफ़ा देख भी लीजिएगा कि वाई वी यूज़ वर्स्ट केस फॉर द डाटा। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एवरेज केस है। तो एवरेज केस क्या होता है? द एवरेज केस इज ऑफन रफली एज बैड एज द वर्स्ट केस। ठीक है। तो हम, आपने शायद पहले भी कभी क्वेश्चन किया होगा सर एवरेज केस हम वर्स्ट केस क्यों लेते हैं, तो अक्सर ये होता है कि एवरेज और वर्स्ट केस सेम ही होते हैं, सेम। ठीक है। सपोज दैट वी रैंडमली चूज एन नंबर्स एंड अप्लाई इंस्ट्रक्शन सॉर्ट, how long does it take to determine where in the subarray A1 to J minus 1 to insert element AJ? On average, half the elements in A1 to J minus 1 are less than A of J and half the elements are greater on average. Therefore, we check half of the subarray and so Tj is about J over 2. The resulting average case running time turns out to be quadratic function of the input size, just like the worst case running time. तो बेटा हम यहाँ पे उसने एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश ये की है कि जो अक्सर ये होता है कि जो एवरेज केस है और जो हमारे पास वर्स्ट केस है उसका रिजल्ट सेम ही निकलता है, और उसकी इंसर्शन स्टार के थ्रू उसने एक्सप्लेन किया है कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो हम एवरेज केस की बात कर लें और हम कहें कि जो जे है वो डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि हाफ में कर दें। हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो वाइल के चक्कर है ना वो हाफ लगते हैं, वो क्योंकि एवरेज की बात कर रहे हैं ना, तो एवरेज तो इसके लिए हम कहते हैं कि आधा आधा कर दें। ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो आधे चक्कर लगते हैं, यानी कि जे को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जब एनालिसिस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि स्टिल क्या हो रहा है कि इसकी हाफ चक्कर लग रहे हैं जे के, लेकिन फिर भी जो हमारे पास रनिंग टाइम है वो क्या है, वो वर्स्ट ही आ रहा है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ही आ रहा है। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बात की गई है किस चीज़ की, ये बात की गई है एवरेज केस की। तो आप इस एल्गोरिथम को देखें ज़रा। अब इसमें जो स्टेटमेंट नंबर 5, 6, 7, ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं एवरेज केस के वाले से, और हम कह रहे हैं कि इसके हाफ टाइम लग रहा है। ठीक है। जिसमें हमने जे को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो हमने उस सब रे को जो सर्टेड है उसको हमने ये कह दिया है कि ये जो रे है ठीक है, तो ये जो रे है A1 to J minus 1, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये इसको हम हाफ एलिमेंट्स कर देते हैं। ठीक है। उसको क्या बजाय इसके कि वो फुल सारे के सारे एलिमेंट्स को करे, हम उसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं टू गेट द एवरेज केस। ठीक है। तो वो कह रहा है कि फिर भी क्या होता है, तो जो टीजे है उसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, लेकिन फिर भी जो एवरेज केस है वो वही टाइम लेता है जो कि फुल हमारा वर्स्ट केस में टाइम ले रहा है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में टाइम ओवर हो रहा है, अब आपने टी जे को J/2 पुट करके, अब आपने, ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है कि आपने क्या करना है, आपने टी जे को J/2 कंसीडर करके इसका क्या करना है, एवरेज केस निकालना है इस एल्गोरिथम का। अभी आपके सामने ये जो केस है, ये जो आप देख रहे हैं,
ये बेस्ट केस है। तो बेस्ट केस में हमारे पास एन टाइम आया, और ये हमारे पास सेकंड केस है जो कि वर्स्ट केस है, ठीक है, उसमें हमारे पास टाइम आया है क्वाड्रेटिक टाइम। और आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने अब एवरेज केस फाइंड आउट करना है, और एवरेज केस का रिजल्ट आपको पहले से बता दिया गया है कि इसका टाइम और वर्स्ट केस का टाइम सेम है। और आपने इसको कैसे करना है, आपने टी जे को J/2 के साथ जे को 2 से डिवाइड कर देना है, तो इस तरीके से आपका एवरेज आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने इस तरह की एक कंप्यूटेशन करनी है, ये जो आप सामने नजर आ रही है ना, इस तरह की एक कंप्यूटेशन करनी है, बट विद द एवरेज केस, और फिर बताना है कि उसका एवरेज केस क्या है। ठीक है, तो सर ये जैसे यहाँ पे C5 में आगे भी पूरा जो है वो आंसर दिया हुआ है, इसके नीचे 2 लगाएंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। हाँ जी, C5, C6 और C7 इन सारी वैल्यूज को, तो वो तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस तरह ये फिर वही आ जाएगी चीज, तो हम कह देंगे कि n स्क्वायर ही है। हाँ तो जी, फर्क तो सिर्फ सर ये कॉस के नीचे जो 2 है ये खत्म हो जाएंगे, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, तो ये आपने करके दिखाना है ना बेटा, करके दिखाना है। ठीक है, तो सर ये वैसे करना ऐसा ही है ना। हाँ, हैंड रिटर्न होनी चाहिए, ये जो असाइनमेंट है ये भी हैंड रिटर्न होनी चाहिए आपकी। ठीक है, मतलब कि ओके हम ऐसे ही लिख के 2 2 से काट के आपको ऐसे सेंड कर देंगे, ठीक। हाँ, ठीक है।